तो आज एएमटी कर लेते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एएमटी कंपनीज पे लागू नहीं होता, बाकी सब पे लागू होता है, जैसे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, ये सारे जितने भी फर्म्स है, पार्टनरशिप फर्म्स है, सब पे लागू होता है। सिर्फ कंपनी पे लागू नहीं होगा, कंपनी पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है और बाकी सब पे एएमटी लगता है, एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बस फर्क इतना ही है कि कंपनी को छोड़ के सब पे लागू है एएमटी, कंपनी पे लागू नहीं है। ठीक है, अब एएमटी का जो प्रोविज़न है उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, उसमें हम लोग मैट में क्या समझे थे, मैट में समझे थे कि आपको इनकम निकालना है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में क्या था, टोटल एडजस्टेबल इनकम निकालना है, और मैट में क्या निकालना था, बुक प्रॉफिट निकालना था। तो यहाँ पे बुक प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो। अब एडजस्टेड टोटल इनकम में कैसे होगा, एक दो क्वेश्चन समझते पहले। देखो सबसे पहले ना ये चीज़ समझ लो, जो मैट का इनकम है ना, ये अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख के ऊपर होता है तो एएमटी लागू होगा। एएमटी लागू तभी होगा जब 20 लाख एडजस्टेड टोटल इनकम क्रॉस करेगा तो एएमटी लागू होगा। अगर 20 लाख एक्सीड नहीं करता है तो एएमटी नहीं लागू होगा, फिर नॉर्मल प्रोविजन टैक्स जो है वही पे करना है। ठीक है ना, जो इनकम टैक्स में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना स्लैब वाइज, वो स्लैब वाइज जो भी आएगा वो हमें डिडक्शन के बाद जो भी आएगा वो कैलकुलेट करके प्रॉफिट कर देना है। लेकिन अगर 20 लाख से किसी का क्रॉस कर जाता है बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड गेन्स में, तो फिर हमें एएमटी कैलकुलेट करना जरूरी है। ठीक है, एएमटी एग्जम्पशन फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग टैक्स पेयर व्हेन देयर एनुअल इनकम इज लेस देन 20 लाख। लेस देन 20 लाख एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है ना, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर आपका 20 लाख से कम है तो आपको एएमटी के प्रोविज़न में फॉल नहीं होना, और उसके बाद आपको नॉर्मल प्रोविज़न में डिडक्शन के बाद जो भी टैक्स बनता है वो आप दोगे। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आ जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे करेंगे, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम को काउंट करेंगे हम। टैक्सेबल इनकम को काउंट करके सारे डिडक्शंस ले लेंगे। डिडक्शंस देखो बहुत सारे डिडक्शंस होता है, वो सारे डिडक्शंस को लेके उसके बाद डिडक्शन क्लेम अंडर 10A ये भी डिडक्ट कर देंगे। बहुत सारे सेक्शन वाइज डिडक्शन है। अब जैसे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन है 35AD। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सपोज करो कोई मशीन आपने परचेज किया, तो मशीन परचेज करने पे 100% आपको मिल जाता है डेप्रिसिएशन न्यू मशीनरी पे। तो जो डेप्रिसिएशन में मशीनरी मिल जाता 35AD में फॉल करता है ना, वो जो डेप्रिसिएशन मिल जाता है तो वो आपको दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ना जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस हो गया। इस वजह से ये आपको ऐड बैक करके आपको एडजस्टेड टोटल इनकम दोबारा निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टेड टोटल इनकम आपको फर्स्ट पहले आपको टोटल इनकम लेना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम जो भी आपने काउंट करा है। टैक्सेबल इनकम से जो भी आपने डिडक्शन एग्जम्पशन जो भी है सब कुछ माइनस हो गया आपका। माइनस होने के बाद एडजस्टेड टोटल इनकम जो ये जो नेट इनकम जो आया था ना, उसको फिर से ऐड बैक कर देने से ये आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा। जब सपोज आपने टोटल टैक्सेबल इनकम था, आपने डिडक्शन दे दिया सारे जो भी अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट में, डिडक्ट करने के बाद आपका नेट इनकम आया, उस पर आप टैक्स देते हैं। अब आपको क्या करना है, एडजस्टेड टोटल इनकम आपको निकालना है। तो जैसे हमने मैट निकाला था, सेम वैसे ही नेट इनकम में से जो आपने इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से आपने टैक्स इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपने निकाला था, टैक्स टोटल इनकम निकाला था, नेट इनकम, उसमें फिर से आपको ऐड बैक करना पड़ेगा जो जो चीज़ आपको एडजस्टेड टोटल इनकम में निकालने के लिए ऐड करनी है। वो ऐड क्या करनी है, जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे कुछ डिडक्शंस हैं, वो सारे आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड बैक करने से आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकल जाएगा। निकलने के बाद आपका 18.5% का एएमटी निकालना पड़ेगा, मतलब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और जो भी किसी किसी में 15% के भी प्रोविज़न है। तो जहाँ पे भी जो प्रोविज़न लागू होता है, जिस साल में भी जो प्रोविज़न रेट लागू होता है, ये नियम सेम रहेगा। जो इसका रूल्स है ना कैलकुलेशन का, वो ये सेम रहेगा, उसको आप दोबारा से देखना। लेकिन आपका रेट जो है ना, वो ईयरली जिस ईयर में आप काउंट करोगे वो ईयर में आप देखना कि किस ईयर में क्या बोल रहा है, किस रेट में क्या होगा। ठीक है ना, अभी 18.5% से ले लिए, किसी में 15 है तो 15 ले लेंगे। ठीक है ना, किसी में रिड्यूस रेट होता है तो उसमें उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन जो ये एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने का जो तरीका वो यही है। तो टोटल टैक्सेबल इनकम निकल के एज पर इनकम टैक्स एक्ट,
ठीक है ना। जब इनकम टैक्स एक्ट आपका निकल गया, टोटल टैक्सेबल इनकम उसमें ऐड बैक कर दो। ऐड बैक करने के बाद आपका एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ जाएगा। एडजस्टेड टोटल इनकम जैसे ही निकल के आया, आपने उस पर 18.5% देके आपको सेस भी देना पड़ेगा। बस देने के बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हायर ऑफ द टू। हायर ऑफ द टू मतलब कौन कौन? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में आप जाओगे। पहले तो आप लाइबिलिटी की देखोगे कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितनी लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। टोटल इनकम कितना, नेट इनकम आपका कितना आ रहा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और उसके बाद देखोगे AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में आपका नेट इनकम कितना आ रहा है, एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आ रहा है। इन दोनों में से ना आप टैक्स कैलकुलेट करके देखोगे। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद इस टेबल में आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी व्हेन AMT प्रोविजन आर एप्लीकेबल। अब AMT प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा? जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख के ऊपर होगा, उसी पे AMT लागू होगा, अदरवाइज AMT लागू नहीं होगा। तो AMT पहले आपको देखना पड़ेगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आया। अगर उसमें 20 लाख से ऊपर हो गया तो आप AMT में फॉल कर गए। उसके बाद आप ना दोनों टैक्स प्रोविजन, टैक्स लायबिलिटी काउंट करो। जितना आपकी टोटल इनकम था, टोटल इनकम में से टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आप कर लो। सोच लो 6000 आया। और उसके बाद AMT एज पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आप काउंट कर लो, 18.5% या 15%, जो भी जिस रेट में जो भी रेट है उस हिसाब से काउंट कर लो। तो आप देख लो हायर ऑफ द टू। अब क्या बोल रहा है प्रोविजन? टैक्स लायबिलिटी ऑफ द हायर ऑफ द टू। अब दोनों में से जो भी हायर होगा ना वो गवर्नमेंट को पे कर दो। तो अभी इन दोनों में हायर कौन सा है? जब आपने टेबल ऐसे बना के आपने कंप्यूटेशन कर लिया तो इसमें हायर कौन सा? हायर है ये वाला। तो हमने AMT देना है। अब AMT जो दिया, AMT देने के बाद क्या बोल रहा है कि आप ना इसकी टैक्स क्रेडिट जो एक एक्सेस दिया आपने, देखो नॉर्मल प्रोविजन में आपका 6000 था, आपने AMT 7000 दे दिया तो आपका 1000 रुपये एक्सेस पेड हो गया। गवर्नमेंट देखो AMT प्रोविजन लागू करने का गवर्नमेंट के पास यही एक रास्ता बचा था, क्योंकि ना पहले वो गवर्नमेंट देख रहे थे कि जिस इतना एग्जम्पशन और इतना डिडक्शन दे दिया, हमारे पास टैक्स ही नहीं आ रही है। जब टैक्स ही नहीं आया तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? गवर्नमेंट की स्मूथ रनिंग के लिए तो फंड्स चाहिए ना। गवर्नमेंट को पैसा लेके क्या कर रहा है? देश का सेवा में ही लगा रहा है ना। आज रोड बन रहे, पूल्स बन रहे, ओवरब्रिज बन रहे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसके बाद फूड में भी आपका खर्चा जाता है गवर्नमेंट का, जो फूड सिक्योरिटी है उसमें है। उसके बाद पुलिस पर्सनल को सैलरी जाता है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को पैसा जाता है। उसके बाद सरकार के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो ये सारे जो सरकार जो चला रहे हैं उनको सैलरी देनी है, उनकी रॉ मटेरियल के पैसे देना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर दवाइयों को पैसा देना है। ये सारे पैसे कहाँ से आता है? आपसे ही टैक्स लेके वो फिर बांटते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को भी बांटते हैं, उनके स्टाफ्स को भी बांटते हैं, उनके हॉस्पिटल्स के जो खर्चे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे यहीं से तो पूरा होता है ना। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट रन कैसे करेगा? तो गवर्नमेंट को तो इनकम चाहिए ना। इनकम कहाँ से आएगी? आपके इनकम से वो इनकम ले रहे हैं। लेकिन इतने सारे एग्जम्पशन है, डिडक्शन है ना, तो वो इनकम टैक्स में आज जो है ना, वो देखा पहले जब ये अमेंडमेंट आई थी उससे पहले देखा कि हमारे पास टैक्स ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग इनकम टैक्स की टोटल इनकम में से ना इतना सारा एग्जम्पशन और डिडक्शन लेने लग गया एज पर प्रोविजन, उनके पास टैक्स लायबिलिटी जो बनता ही नहीं था। टैक्स लायबिलिटी जब नहीं बना तो देना ही नहीं है। अभी भी देख लो ना, 7 लाख तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। 7 लाख अगर आपकी टोटल इनकम 87 है तो 7 लाख तक आपका वैसे ही माफ है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर तो नॉर्मल जो बंदे हैं आजकल के जो काम करते हो 8 लाख 7 लाख कमाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो 20 लाख के ऊपर कमाते हैं वो तो बहुत हाई लेवल के हो गए, जो जॉब करते हैं उसको 20 लाख की सैलरी मिलती है। इसका मतलब 20 लाख 24 लाख जो कमा रहे हैं, इसका मतलब 2 लाख रुपये उनकी मंथली सैलरी है, तो उसका तो TDS कट जाता है। देखो TDS तो 2.5 लाख के ऊपर ही कट जाता है। लेकिन क्या होता है कि 87A की प्रोविजन अगर आप समझाओगे अकाउंटेंट को, जो भी आपके सैलरी में बैठे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो, कि 87A में मेरे को रिलैक्स मिल जाएगा तो आप मेरा TDS मत काटो। तो अगर वो चाहे तो नहीं काट सकता है, लेकिन अगर वो काट भी लेता है ना तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस वो समझ लो आपका फिक्स डिपॉजिट है, आपका रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा हो रहा है, या फिक्स डिपॉजिट मान लो। जैसे ही आप नेक्स्ट असेसमेंट, जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करते ही आपका अगर कोई भी TDS जमा हुआ है वो रिफंड आ जाएगा, अगर आपका एग्जम्प्टेड इनकम है तो। अगर एग्जम्प्टेड इनकम में आपका अगर फॉल कर जाता है तो आपने जितना भी TDS दिया वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी यही है। तो AMT प्रोविज़न जो है, AMT प्रोविज़न इसलिए लाया गया कि इतने सारे डिडक्शन एग्जम्पशन के बाद ना गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं,
आप डिडक्शन भी लो, एग्जम्पशन लो, सब कुछ लो, लेकिन ना एक मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लॉ ला दिया कि आपको ना इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। आपकी जो भी टोटल इनकम है उस पर आपको 20 लाख के ऊपर एडजस्टेड इनकम काउंट करके अगर देख लो, अगर आपका ऊपर जाता है ना, आप एक इतना अमाउंट का जितना परसेंटेज आपका टोटल इनकम उस पर आप टैक्स दे दो और दोनों को कंप्यूट कर लो। अगर आपका इनकम टैक्स प्रोविजन में टैक्स ज़्यादा बनता है तो इनकम टैक्स प्रोविजन में दे दो, अगर आपका टैक्स नॉर्मल AMT में अगर आपका कम होता है तो इनकम टैक्स एक्ट में पैसा दे दो, इनकम टैक्स नॉर्मल प्रोविजन में पैसा दे दो। अगर आपका AMT ज़्यादा बनता है, नॉर्मल प्रोविजन से ज़्यादा आपका टैक्स AMT में बन गया तो AMT दे दो। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि AMT कैलकुलेट करने के बाद क्या बोल रहे हैं कि जितना आप एक्सेस अमाउंट दे रहे हो ना, आप आने वाले 15 साल तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, जब मर्जी कर लो, नेक्स्ट ईयर में आप एडजस्ट कर लो। अगर आपका फिर से इनकम टैक्स एक्ट में कुछ आपका टैक्स लायबिलिटी कुछ ज़्यादा बन गया तो जो आपने AMT में एक्सेस पैसा लास्ट ईयर में दिया है ना, उसकी टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगी। वो उसको बोलते हैं AMT क्रेडिट। AMT क्रेडिट आपको मिल जाएगी, सेम लाइक मैट में हमने कल यही समझा था, वो सिर्फ कंपनी के लिए है, ये अदर देन कंपनी के लिए है। तो इसमें आपको ये भी 15 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाता है, तो 15 ईयर्स तक आप ना मैट की एक्सेस पैसा आप क्रेडिट ले सकते हो और AMT के भी एक्सेस पैसा आप क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, तो एक दो सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो कल का मैट का भी प्रोविजन आपका रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि AMT क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इन विच द टोटल एडजस्टेड इनकम डज नॉट एक्सीड 20 lakhs आफ्टर क्लेमेंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A ये हो। ठीक है, 3-4 सेक्शन है, उस सेक्शन में अगर आपका डिडक्शन हुआ उसको एड बैक करके जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा उस पर ये AMT काउंट होगा। ठीक है ना, एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब जो भी आपने लेस किया था उसको फिर से जोड़ के फिर उसकी AMT निकालो। ठीक है, अब 2-4 सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, टैक्स कंप्यूटेड ऑन द टैक्सेबल इनकम टैक्स पेयर अप्लाइंग सो एंड सो। टैक्स कंप्यूटेड अप्लाइंग 18.5%, ये जो है ना एडजस्टेड टोटल इनकम कॉल्ड AMT। अब एक क्वेश्चन है, एक बंदे का टोटल इनकम था 28,40,000, देखा ना, यहाँ क्वेश्चंस को समझना, 28,40,000 एक बंदे का टोटल टैक्सेबल इनकम हुआ। अब क्या कर रहा है, इस पे टैक्स रेट एप्लीकेबल एज पर स्लैब रेट। एज पर स्लैब रेट मतलब इनकम टैक्स का स्लैब रेट है, 60 ईयर से नीचे कुछ स्लैब है, 60 ईयर्स के अबव कुछ स्लैब रेट है, ऐसे करके ना स्लैब रेट दिया है। तो जिस असेसमेंट ईयर पे आपको वर्क करना है वो स्लैब रेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं अगले जो है ना क्लास में आपको स्लैब रेट के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे हम स्लैब रेट में टैक्स कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि टोटल टैक्सेबल इनकम जो है 28,40,000 है। 28,40,000 पे अपना नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपका बना 664,500। ठीक है, सपोज करो 30 स्लैब रेट 10% है, 20% है, ऐसे करके स्लैब रेट में जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ 28,40,000 टोटल इनकम पे वो है 664,500। उस पर आपको 4% एजुकेशन सेस देना पड़ता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज 4% यू हैव टू पे। तो टोटल आपकी लाइबिलिटी कितनी बन गई, टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन गई इंक्लूडिंग सेस आपका 691080, तो 6,91,000 का। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 28,40,000 जो इनकम था ना, ये आफ्टर डिडक्शन था। अब डिडक्शन कितना था, देखो डिडक्शन इसमें था मेरे ख्याल से 2 लाख का था। हाँ ये रहा इलस्ट्रेशन 1, देखो टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द 23-24, ये 23-24 का मिस्टर कुमार है, वो रेजिडेंस एंड एज 25 ईयर्स का है। देखो सबसे पहले इंडिविजुअल का जब भी फाइल का कंप्यूटेशन करोगे ना, उस बंदे की आपके पास एज पता होना चाहिए। अगर आपके पास एज का पता नहीं है कि किस एज का है वो, तो अपना इनकम टैक्स की कैलकुलेशन गलत कर दोगे। तो एज आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, उससे मुँह जबानी मत सुनो। कई बंदे ना अपने एज ना या तो जानबूझ के गलत बता देते या उनको सच में पता नहीं होता, और 2-4 इधर उधर के होते जो गाँव से, उनको तो सच में नहीं पता होता और वो आइडिया से तुक्का लगा देते ये एज होगा, तो उनको पैन कार्ड का भी एज नहीं देखते हो। तो आप ना हमेशा एज पैन कार्ड का देख के लोगे, ना कि उनके मुँह जबानी लॉ में कुछ नहीं चलता। लॉ नीड्स एविडेंस, विदाउट एविडेंस यू कैन नॉट प्रोसीड। कानून को सबूत चाहिए, याद रखना, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कानून को सबूत चाहिए। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंडियन लॉ में क्या है, अगर कोई सूट फाइल करता है ना,
सिर्फ एक दो एक्सेप्शन केस है जहाँ पे जो केस कर रहा है उसको नहीं, जिस पे केस कर रहे हो उसको साबित करना पड़ता है। जिस पे केस कर रहे हो माइनर के केस में होता है, सपोज करो क्रिमिनल केस है, कुछ माइनर का कोई केस करता है, तो जिस पे केस करता है जो एक्यूज्ड है उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज नॉट गिल्टी, ठीक है ना। लेकिन 99% केसेस में क्या होता है कि जो सूट फाइल करता है ना उसी को प्रूव करना पड़ता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे आ जाता है कि ही इज गिल्ट, मतलब उसके जो सूट फाइल हुआ है वो सूट मेरिट रखता है, मतलब जो वो बोल रहा है, जो वो प्लेंट में बोलता है, जो एप्लीकेशन में बोलता है, प्लेंट एप्लीकेशन एक ही बात है, जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो जो बंदा केस करता है, इंडियन लॉ में ये बोलता है जो बंदा केस करता है उसी को प्रूव करना पड़ेगा। और इंडियन कोर्ट में केसेस प्रूव करना, उसके लिए एक ही उपाय है, आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। ये प्रॉपर एविडेंस क्या है? अभी देखो प्रॉपर एविडेंस में कुछ भी हो सकता है। ईमेल का सर्वर, आपके जेन्युइन ईमेल से सर्वर से ईमेल आया होना चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग को बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मानते, ठीक है ना। कॉल रिकॉर्डिंग मतलब वो मैनिपुलेटेड भी हो जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं मानते ज़्यादातर। जब आप IT एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का इतना नहीं मानते। लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स वो भी टेम्पर हो जाता है, वो भी डुप्लीकेट बन जाता है, वो भी सब कर लेते हैं। आपके पास सॉलिड ऐसा प्रूफ इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू होना चाहिए जिससे कि आप कोई भी केस साबित कर सको। अभी आपके पास कोई भी केस अगर आप कर रहे हो, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट साबित करोगे? किससे करोगे? आपका इनवॉइस होगा, आपका पेमेंट का बैंक स्टेटमेंट होगा, आपकी जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो होगा। ये सारे ही एविडेंस आपका एविडेंस एक्ट में लागू करेगा, वही आपका सबूत होगा। तो सबूत पेश करना मस्ट है। तो अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस याद रखना, जब भी आप अकाउंटेंसी का काम कर रहे हो ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, किसी के साथ भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। तो हमेशा ना रिटर्न पे काम करो, मुंह जबानी कुछ भी काम मत करो। चाहे किसी को भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हो ना, एक ना वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ, उस पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाओ, उससे पेमेंट की कंडीशन लिखवाओ। और जब भी कोई पेमेंट देते हो ना, या जब भी कोई चेक लेते हो, तो उससे चेक पे ना एक नोट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो, MOU बनवा लो कि ये चेक इस बिल के अगेंस्ट में ये माल गुड्स डिलीवरी हो चुका है, मैं इसके वजह से ये चेक PDC ले रहा हूँ, चाहे पोस्ट डेटेड भी है ले रहा हूँ, और ये माल डिलीवरी के सबूत देने के बाद ये चेक को हम प्रेजेंट करेंगे, और ये डिसऑनर होगा तो ही विल बी द लायबल पर्सन। तो आप ये सब ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप तैयार कर रखना। ये नहीं कि आपके पास चेक आ गया तो आप सोचोगे बस बहुत कुछ हो गया, ना ना ना, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा केस करता है उसी को प्रूव करना पड़ेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा पेमेंट निकलता है, हमें इससे पेमेंट लेना है। वैसे ही गवर्नमेंट को भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरे लाइबिलिटी है, ये मेरे एसेट्स है, ये मेरा इनकम टैक्स में मैंने ये फाइल्स में ये दिखाया है, ये मेरा सबूत है। अगर सेल भी दिखाओगे तो आपके पास सेल का बिल होगा। अगर आपके पास GST नंबर है तो GST में जो आपका सेल दिखा रहा हो GSTR1 में, वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि आपने GSTR1 रिटर्न भी फाइल करके दिखा दोगे कि मैंने इतना फाइल किया है, तो ये मेरा इतना GSTR1 फाइल में सेल दिखाया, तो ये आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, ये मान जाएंगे। लेकिन अगर जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता, जहाँ आपका GSTR1 फाइल नहीं होता, जहाँ GST नंबर नहीं है, तब क्या करोगे? तब आपको प्रॉपर आपको ना डॉक्यूमेंट्स कुछ तो रखा होगा ना अपनी इनवॉइस पे कस्टमर का साइन तो है ना, तो कस्टमर का साइन ले लो, उसका प्रॉपर फुल साइन लो, ना कि शॉर्ट साइन, फुल साइन लो, उसका मोबाइल नंबर लिखवाओ। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइलिंग करके रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स मैन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है, नहीं तो पेमेंट जो है आपको रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई केस कोर्ट में प्रूव करना हो तो दिक्कत हो जाएगी। और हर चीज़ में ना आपको एक चीज़ लिख के रखना पड़ेगा, ऑल लीगल ज्यूरिसडिक्शन विल बी, कहाँ पे होगा वो जरूर लिखो। अगर दिल्ली होगा दिल्ली, बॉम्बे तो बॉम्बे, क्योंकि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आप किसी से भी डील करते हो, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, अगर आप दिल्ली में ऑफिस खोल के बैठे हो, दिल्ली में बिजनेस कर रहे हो, अगर आप मुंबई में सप्लाई कर दियो ना, तो अगर मुंबई में केस फाइल करेगा तो आपको मुंबई दौड़ना पड़ेगा, जहाँ सूट फाइल होगा आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप केस लिख दोगे ना इनवॉइस पे, ऑल ज्यूरिसडिक्शन विल लाई इन दिल्ली, तो जो बंदा अगर कंपनी पे भी केस कर रहा है ना, तो उसको आप सूट, अगर वो कर भी सकता है, कर सकता है, सूट फाइल हो भी जाएगा, लेकिन सूट को आप ट्रांसफ़र करवाने के लिए कॉल कर सकते हो कोर्ट में कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन लाई नहीं करता मुंबई, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है इनवॉइस में या एग्रीमेंट में, ऑल ज्यूरिसडिक्शन विल बी इन दिल्ली। तो ये केस दिल्ली में चलेगा, ना कि मुंबई में। तो आप उसको कॉल को सूट को रिकॉल कर सकते हो, सूट मतलब केस को रिकॉल कर सकते हो, और वो सूट चलेगा कहाँ? दिल्ली में। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना,
आप लोकल बैठे हो, लोकल आप जा सकते हो, लोकल विजिट कर सकते हो कोर्ट में, लोकल रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो, लोकल एडवोकेट आप अपॉइंट कर सकते हो। कहाँ मुंबई जाएंगे, मुंबई आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो एज ए अकाउंटेंट आपको बहुत मतलब माइनर चीज़ें, आपको बहुत माइनर चीज़ें लेकिन आपको देखना पड़ेगा। और आप जब भी आप एज ए अकाउंट्स मैनेजर काम करोगे तो आपको ये चीज़ें वर्बली नहीं, सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये देख के काम करना है। उसके बाद आप देख लो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है मिस्टर कुमार क्या बोल रहा है, रेजिडेंट ऑफ 25 ईयर्स, उसके टैक्स कंप्यूटेशन हुआ 28,40,000। लेकिन ये टैक्स जो कंप्यूटेशन हुआ था ना, देखो घुमा के क्वेश्चन दिया, समझ लो, टैक्स कैलकुलेट हुआ था आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2 लाख। देखो बहुत इनकम टैक्स प्रोविजन में बहुत सारे डिडक्शन है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें इनकम टैक्स प्रोविजन में बहुत सारे डिडक्शन है। तो इन्होंने नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन में टोटल टैक्स कैलकुलेट किया कितना, 28,40,000। मतलब इसका बोल रहा है टोटल इनकम कैलकुलेट किया, सॉरी टैक्स कैलकुलेट नहीं, टोटल इनकम कैलकुलेट किया 28,40,000। कैसे किया, इसका मतलब इसका टोटल इनकम था 30,40,000, उसने 2 लाख का ना डिडक्शन ले लिया। देखो डिडक्शन लिया है, द टैक्सेबल इनकम हैज़ बिन कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्शन 2 लाख। अब डिडक्शन किसको मिलता है, डिडक्शन उसको मिलता है इनकम टैक्स एक्ट पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो एग्जम्पशन डिडक्शन बहुत सारे हैं, आपने पढ़ा ही होगा, बीकॉम में पढ़ा ही होगा। तो इनका इनकम टोटल 30,40,000 था। एक्चुअल आंसर यहाँ पे साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इन्होंने घुमा के लिख दिया 28,40,000 टोटल इनकम उसका कैलकुलेट हुआ आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2 लाख। इसका मतलब उसका टोटल इनकम 30,40,000 था, डिडक्शन दे दिया तो उसका टोटल इनकम हो गया 28,40,000। तो आप टैक्स कैलकुलेट किस पे करेंगे, एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स कैलकुलेट करना है कि इन दिस फिगर, ऑन दिस फिगर, इस फिगर के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो चलो जी नीचे चलते देखते हैं इसका क्या कहानी हुआ है, ठीक है। अभी देखो 28,40,000 पे देखो इन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया, हिज टोटल टैक्सेबल इनकम 28,40,000, टैक्स ऑन 28,40,000, 60 ईयर्स ऑफ एज बिलो देन 60, बिलो 60 का स्लैब रेट सेम है जो 25 साल के लिए है, जो 30 साल के लिए, बिलो 60 तक सेम स्लैब रेट चलता है। तो 60 से 80 का अलग स्लैब रेट है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन में काउंट होते हैं, और 80 से ऊपर का अलग रेट है। 80 से ऊपर को सुपर सीनियर बोलते हैं, सुपर सीनियर। एक सीनियर होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट अबव 60 ईयर्स, अबव 60 कोई भी अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से प्रूव होगा, आधार भी नहीं पैन कार्ड से प्रूव होगा, जो भी इनकम टैक्स की बात करोगे ना पैन कार्ड से करोगे, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है वही आपका माना जाएगा, वही आपका कंप्यूटेशन में जाएगा, वही आपका इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगा। कंप्यूटेशन आधार का डेट ऑफ बर्थ, अगर पैन का डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच हो जाए तो आपको आधार को कंसिडर नहीं करना, बल्कि उनको बोलना कि ये आपका मिसमैच है, ये आप ठीक करवा लो, नहीं तो आपका आधार पैन भी लिंक नहीं होगा तो आपकी दिक्कत होगी। तो आप आधार का, पैन का, आप पहले डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है तो ठीक कराओ, अगर कुछ भी गड़बड़ी है ना उसमें ठीक कराओ, कौन सा राइट है आप जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको करेक्ट करवाओ। तो सबसे पहले पैन का आप डेट ऑफ बर्थ देख लो, जो भी पैन का डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से इंडिविजुअल फाइल में आपको लिखना होता है लिख लो, पैन नंबर जरूरी चाहिए। अब जो आप कैलकुलेट कर लिए 60 ईयर्स तक का एक स्लैब रेट है, 60 to 80 एक दूसरा स्लैब रेट है, 80 सुपर सीनियर सिटीजन है उनकी स्लैब रेट अलग है। आपको जिस साल में भी आपको काम करना है, जिस साल में भी आप किसी के फाइल बना रहे हो उस साल में आपको टैक्स का रेट उनका देखना है कि क्या रेट चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में। आपका देखो हर फाइनेंशियल ईयर में ना टैक्स रेट चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आ जाती है, बजट में चेंज होता है। बजट कब आती है, फरवरी में आती है, फैब में जो बजट आती है, बजट में कुछ ना कुछ अनाउंस गवर्नमेंट करती है। इस बार तो बहुत कुछ अनाउंस किया है, ठीक है ना, बहुत फ़ायदा दिया है। तो वो जो है ना हर बार आपको बजट आपको फरवरी में आपको टीवी में देख लेना चाहिए, जिस दिन भी बजट रिलीज़ हो रहा है ना आप टीवी में देख लो, नहीं देखना है कोई बात नहीं, आप गूगल में सर्च करोगे, हमारे पोर्टल में भी सर्च करोगे, बजट आपको एकदम से लेटेस्ट जो बजट है ना वो आपको मिल जाएगा। तो बजट देख लो, बजट में क्या क्या अमेंडमेंट है, नोटिफिकेशन है, सब कुछ मिल जाएगा, बजट क्या बोल रहा है। बजट हर साल आपको पढ़ना चाहिए, आप चाहे कुछ पढ़ो या चाहे ना पढ़ो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये आपका क्या यूट्यूब, इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कम कर दो, एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करो। आपने एजुकेशन की वीडियोस देखो, यूट्यूब में देखो, गूगल में सर्च करो, एजुकेशन रिलेटेड इनकम टैक्स की वीडियोस देखो, एजुकेशन रिलेटेड आप चैनल में आप सब्सक्राइब करो, आप उसमें नॉलेज गेन करो। जितना नॉलेज गेन करोगे, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज गेन करोगे आप उतना आंसर, आप क्वेश्चन आंसर अच्छा से दे पाओगे। आपकी जो
कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगी, तो आपकी ज्ञान बढ़ेगा। तो आप उसमें देखो, तो अभी आप कैसे करोगे, 3 स्लैब में आप देख लो किस में फॉल करते हो, कितना एज है, सबसे पहले एज देखना है, उसके बाद किस में फॉल करते हो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद आप देखो उन्होंने कैसे पे किया है। इनका एज बोल दिया बिलो 60 है, तो बिलो 60 का जो स्लैब है 28,40,000 से टोटल इनकम, उस पर इनकम पे आपका टैक्स कंप्यूटेड होके ये आया, ठीक है ना। अब जब ये आया तो इस पर 4% ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेज लगता है। देखो टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4% वुड वर्क आउट टू 691,080। इसका मतलब पहले 664,500 था टैक्स लाइबिलिटी, अब 4% इस पर जोड़ दिया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज ये सबको देना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी एग्जाम्प्ट नहीं है, तो ये जब जोड़ दिए तो 691,080, ठीक है ना। ये आपके गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्च करती है, ठीक है ना, तो ये आपको देना पड़ता है। तो 691,080 आपकी टैक्स लाइबिलिटी बना। अब देख लो एडजस्टेड टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। अब देखो ये टोटल, देखो यहाँ पे फिर से सुनना, टैक्स यहाँ पे जो टैक्स इनकम जो कैलकुलेट हुआ था 28,40,000 पे हुआ था। क्यों हुआ था, 30,40,000 एक्चुअल इनकम था, 2 लाख डिडक्शन लिया तो 28,40,000 हो गया। 28,40,000 पे उन्होंने टैक्स कंप्यूट करा 664,500, उस पर 4% सेज लगाया, तो ये बन गया टोटल 691,080। तो ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन गई एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके जी। अब आओ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम में क्या बोल रहे हैं, 30,40,000 इनकम है जी। अब क्यों है कि देखो यहाँ पे 28,40,000 प्लस 2 लाख रुपए वो डिडक्शन दिया था, तो जोड़ दो, जोड़ने के बाद देखो एडजस्टेड टोटल इनकम अपने आप आ गया ना, 28,40,000 ये आपका टोटल टैक्सेबल इनकम आया ना। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 28,40,000 आया, 2 लाख का डिडक्शन दिया था, क्वेश्चन में बता दिया, वो 2 लाख को जोड़ने से टोटल एडजस्टेड इनकम ये आ गया 30,40,000। ये 30,40,000 जो है ना डिडक्शन जो था, ये डिडक्शन को जोड़ के आया। एक्चुअल इनकम टैक्स प्रोविजन में 28,40,000 इनकम है, 2 लाख जो डिडक्शन दिया तो जोड़ने से 30,40,000 जो आया, इसी को बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इस पे आपको 18.5% करना है, जब 15% होगा 15% करना है, 10% है तो 10% करना है, 9% तो 9% करना है। आपको हर साल इसके रेट आपको चेक करना पड़ेगा कि एएमटी का रेट उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में क्या है। ओके, तो अब जो एएमटी के जो कैलकुलेशन आया, एएमटी का कैलकुलेशन में आया 5,62,400। अब देखो जी 5,62,400, तो ये इसकी टोटल लाइबिलिटी बन गई टैक्स की। उस पर क्या बोल रहा है, एएमटी लाइबिलिटी फिर से 4% का सेज लगा दिया। 4% का सेज सब में लगेगा, चाहे मैट है, चाहे एएमटी है, चाहे नॉर्मल प्रोविजन है, सेज तो गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि ये देश के हित में है। वो एजुकेशन और हेल्थ के पीछे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, आपके लिए कर रही है, हमारे लिए कर रही है सरकार, ठीक है ना। तो ये सबकी कंट्रीब्यूशन बनती है, हर बंदे को इसकी पेमेंट करनी है। तो देखो 4% पेमेंट करने के बाद एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर 4% ऐड करने के बाद ये आपका 5,84,896 रुपया आपकी लाइबिलिटी बन गई। तो अब क्या बोल रहा है गवर्नमेंट, क्या बोल रहा है, हायर ऑफ द टू, बार बार बोल रहा हूँ, दोनों कैलकुलेशन करना है एज पर मैट, एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द टैक्स, एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द टैक्स, एज पर एएमटी। एक जगह मैट की कैलकुलेशन होगी, एक जगह नॉर्मल की होगी, वो कंपनी के केस में। अगर कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी है, तो एक जगह एएमटी कैलकुलेट होगा और एक जगह कैलकुलेट होगा नॉर्मल प्रोविजन, दोनों कैलकुलेट होगा। यहाँ पे भी देखो दोनों कैलकुलेट हुआ है। एज पर नॉर्मल प्रोविजन 28,40,000 पर टैक्स बना, इतना आफ्टर सेज। पहले नॉर्मल प्रोविजन पे ये कैलकुलेट करोगे, इस पे आप सेज लगाओगे। आप कैलकुलेट करके देखना, इस पे आप सेज जब 4% लगाओगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल इतना आ गया, ठीक है, देखो ना ये आ गया ना। तो ये आपका नॉर्मल प्रोविजन में हो गया। अब एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है, तो टोटल आपका 28,40,000 इनकम टैक्स प्रोविजन में था, 2 लाख डिडक्शन दे दिया था, तो ये जोड़ दिया तो एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया। अब इस पे आपको 18.5 है, 15 है तो 15, 18.5 है तो 5, जिसमें जिस साल में भी जो भी रेट होगा वो रेट आप देख लो, वो रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके देखो। 30,40,000 पे ये आपका 5,62,000 आ गया 400। 5,62,400 में फिर से 4% आप लगा दो तो ये आ गया 5,84,896। अब हायर ऑफ द टू कौन सा है, एक ये है, एक ये है, तो कौन सा अमाउंट हाई है, यहाँ पे ये हाई है। अब जो ये हाई है, ये नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पे आपको पे हो रहा है हाई, ना कि एएमटी पे। जबकि
लगभग कई बार क्या होता है एएमटी में हाई हो जाता है, लेकिन एएमटी में इस बार हाई नहीं हुआ, इस बार आपका नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द टैक्स पे हाई हो गया, तो आपको ये वाला पे करना है, तो आप ऑल्टरनेट टैक्स को अपना इग्नोर कर दोगे। दिस पेमेंट शुड बी इग्नोर, हाँ जी, दिस पेमेंट ऑट टू बी इग्नोर बिकॉज इट इज नॉट लाइबल फॉर यू, यू आर नॉट फॉलोइंग इन दिस प्रोविजन, यू आर फॉलोइंग इन दिस प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट की जो नॉर्मल प्रोविजन है उस पर फॉल करके। क्यों? गवर्नमेंट बोल रहा है दोनों कैलकुलेट करने के बाद जो हायर है वो दे दो, तो हायर कौन सा 691,080 ना कि ये, बस सिंपल सा चीज़ है। तो आपने ये टैक्स पे करना है, ये टैक्स पे करके आप आराम से आगे बढ़ो, ठीक है जी। अब हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या है, मिस्टर कुमार विल पे लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर कुमार विल बी ₹691,080 नॉर्मल प्रोविजन। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। टैक्सेबल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में अजय जी का एज कितना है 34, हाँ 34 है, बहुत बड़ा है, ठीक है। कंप्यूटर एज पर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 20,84,000 रुपया। देखो जी फिर से ये क्वेश्चन क्या घुमा के दिया है, बोल रहा है द टैक्सेबल इनकम हैज़ बीन कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5 लाख रुपीज़। मतलब ये सेक्शन है, ये सेक्शन में 5 लाख रुपये डिडक्शन मिला था। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल प्रोविजन में जब आप टैक्स को कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेट टोटल जो आपका एक्चुअल इनकम है उस पर आप डिडक्शन दे के जो निकालोगे वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला 20,84,000 ये आपका एक्चुअल जो है टैक्सेबल इनकम निकला। कब निकला? आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5 लाख। इसका मतलब इस पर 5 लाख और ज़्यादा ऐड था, तो इसका जो ऐड था तो टोटल इनकम कितना था, इसका टोटल इनकम था 25,84,000। 5 लाख डिडक्शन दे दिया तो इसका टोटल जो है ना टैक्सेबल इनकम होगा 20,84,000, ठीक है जी। अब 20,84,000 ही टैक्सेबल इनकम 20,84,000, 20,84,000 पे एप्लीकेबल रेट बिलो एज, देखो हर जगह एज दिया हुआ है। इंडिविजुअल के फाइल में आपको एज चाहिए ही चाहिए, कंपनी के केस में एज नहीं चाहिए। कंपनी के केस में मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर देना, कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी की केस में एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एज, जब आप इंडिविजुअल के स्लैब रेट में आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो उसमें एज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इंडिविजुअल में ना एज वाइज स्लैब रेट है। तो आपको इंडिविजुअल फाइल का कोई भी काम करोगे, सोच लो करेंट सिंघानिया एंड कंपनी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उसका सिंगल पैन से ही फाइल होगा रिटर्न, तब उस बंदे का एज देखना है, ठीक है ना। अब सपोज करो सुनील ओबेरॉय है, सुनील ओबेरॉय का फाइल कर रहे हो तो सुनील ओबेरॉय का देखो कि भाई उसका क्या एज है, आप उसके रिटर्न फाइल करोगे तो उसी हिसाब से आपको टैक्स लगानी पड़ेगी ना। क्या पता उसका एज 60 ईयर्स अबव है, 62 का है, तो उनको ज़्यादा टैक्स रिलीफ मिलेगा। तो आपको एज पैन कार्ड से देख के आपको बनाना है, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है। चलो जी, यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम कितना निकला 20,84,000, 20,84,000 निकला आफ्टर डिडक्शन। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि ले लो भाई, जितना डिडक्शन एग्जम्पशन एज पर प्रोविजन मैं देना चाहता हूँ मैं दे रहा हूँ, आप ले लो, छोड़ो मत कुछ, ठीक है ना। सारे डिडक्शन प्रोविजंस एग्जम्पशन सब आप एज पर एप्लीकेबल लॉ आप लागू कर दो, और जो आपका टैक्स बनता है फाइनल टैक्सेबल इनकम बनता है उस पर टैक्स दे दो एज पर स्लैब रेट, ठीक है जी। उसका इनकम कितना निकला 4,37,700, सॉरी टैक्स निकला। इस बंदे का इनकम था 20,84,000, एज था बंदे का 60 से नीचे, तो नॉर्मल जो प्रोविजन में टैक्स इसका निकला 4,37,700 एज पर स्लैब रेट। उस पर अब 4% लगाना है, 4% लगा के 4,55,208 रुपये लाइबिलिटी बनी, ठीक है जी। अब आपको फर्स्ट काम तो हो गया आपका, सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम करना है एडजस्टेड टोटल इनकम आपका कितना था वो काउंट करना पड़ेगा। अब वो कैसे काउंट करोगे, देखो नॉर्मल प्रोविजन से आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ 20,84,000 रुपया, है ना, आफ्टर डिडक्शन। अब इस पे ऐड बैक कर दो, देखो जी एडजस्टेड टोटल इनकम विल कम 25,84,000। मैंने आपको पहले बोला था 25,84,000 आएगा। अब कैसे आएगा कोई बात नहीं है, आप खाली इतना देख लो कि नॉर्मल प्रोविजन में उसकी टैक्सेबल इनकम कितना था 20,84,000 आपने काउंट किया आफ्टर डिडक्शन, वो ले लो, उसके बाद जितना डिडक्शन दिया उसको जोड़ दो, हो गया ना। तो ये दिस इज कॉल्ड 20,84,000 प्लस 5,25,84,000
डिडक्शन को जोड़ने के बाद ये आ गया आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। बस यहाँ तक देखो, एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया। एच पर इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्सेबल इनकम आया था और प्लस जो डिडक्शन दिया था उसको जोड़ दो, आ गया ना टोटल इनकम। इसका मतलब बोल रहा है मैं डिडक्शन नहीं दूंगा, एडजस्टेड टोटल इनकम वाले को बोल रहा है मैं डिडक्शन नहीं दूंगा, जो आपने माइनस किया था उसको प्लस कर दो, जो जो आपका इनएलिजिबल डिडक्शन है उसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आएगा उस पर आप 18.5%, 15%, 9%, जो भी जिस साल का रेट है उसको आप देख के आप उसका टैक्स रेट निकाल लो। टैक्स रेट्स के हिसाब से आप उसका AMT निकाल लो। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इसमें 18.5% के हिसाब से निकलता है 4,78,040। इस पर आप जोड़ दो 4%, देखो 4,78,040। AMT लाइबिलिटी कितना बना, आफ्टर सेज बना 4% ऐड करो 497,162। अब क्या देखना है, अब आपको देखना है ये बड़ा या ये बड़ा, कौन सा बड़ा। देखो नॉर्मल प्रोविजन इस तक, यहाँ तक ध्यान दो बस। नॉर्मल प्रोविजन में कितना था, नॉर्मल प्रोविजन में आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर एडिंग ऑफ एजुकेशन सेज 4,55,208 और नॉर्मल प्रोविजन में 4,55,208 इनकम टैक्स एक्ट में जो सबको मिलता है। अब एडजस्टेड टोटल इनकम जब किए तो आपका हो गया 4,97,162। दिस इज द टैक्स लाइबिलिटी। आपको इसी पे फोकस करना है, आपको टैक्सेबल इनकम पे फोकस नहीं करना, टैक्सेबल इनकम के बेस पे आपको टैक्स निकालना है। अब टैक्स को आपको देखना है कि किसका ज़्यादा, कौन बड़ा, 4,55,000 बड़ा या 4,97,000 बड़ा। अब देखा 497,162 इससे बड़ा, तो हमारी लाइबिलिटी यही बनेगी, आगे जाके आंसर भी यही होगा। देखो फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लाइबिलिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ AMT is more than the liability as per normal provision and hence the tax liability of Mr. Ajay would work out to rupees 497,162 as per AMT. AMT is the alternate minimum tax और MAT होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट का बहुत बड़ा ये प्रोविज़न है, इसको हमेशा याद रख के चलना। अब क्या बोलता है, अजय को क्या पे करना है, अजय बाबू को पे करना है जो भी, मतलब अजय जी को पे करेंगे जो भी हायर है। कौन सा हायर है, इन दोनों में से हायर। तो इन दोनों में से हायर कौन सा हुआ, इन दोनों में से हायर हो गया ये और ये, इन दोनों में से 497। तो 497 हिज लाइबिलिटी, ही ऑट टू बी पेड 497,162, ठीक है ना। अब रजिस्ट्रेशन दूसरा देखते हैं, द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ABC इंटरप्राइजेस पार्टनरशिप फर्म। देखो पार्टनरशिप फर्म को भी AMT में आना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, एक बात याद रखना, अगर कोई कंपनी है तब तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी नहीं है तो आपको मैट नहीं करना, आपको AMT कैलकुलेट करना। अदर देन कंपनी, बस एक लाइन याद रखना, अदर देन कंपनी में जो भी आता है सब AMT में कवर हो जाएगा। एंड अगर कंपनी आती है तो कंपनी सिर्फ मैट पे कवर होगा। कंपनी का डेफिनेशन भी मैंने बता दिया था, कंपनी क्या होता है कल मैंने समझा दिया था। एज पर कंपनी एक्ट पे अगर रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी है, ठीक है ना। एज ROC में रजिस्टर्ड है, MCA के थ्रू रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी है, ठीक है ना। और अदर देन रजिस्ट्रेशन कंपनी है, ABC एंड को लिख दिया, ABC एंड कंपनी लिख दिया, तो सब प्रोप्राइटरशिप फर्म है। या फिर पार्टनरशिप भी हो सकता है, ABC एंड कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो, प्रोप्राइटरशिप भी हो, वो आपको पता करना पड़ेगा। फिर पर्सनली आपको पूछना पड़ेगा कि क्या है, आपको पता करना पड़ेगा। या तो फर्म का अगर आपको पैन कार्ड मिल जाए AMC एंड कंपनी लिखा हुआ तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, उस पर लिखा ही रहेगा पार्टनरशिप फर्म ही है AMC एंड कंपनी। AMC कंपनी के नाम से अगर पैन कार्ड है तो वो आप समझ लो ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना। HUF है तो HUF लिखा रहेगा। अगर सिंगल नाम है किसी का सुनील कोठारी तो क्या हो गया, ये इंडिविजुअल है, ठीक है ना। अगर किसी का HUF लिखा है तो वो HUF हो गया। HUF वो भी फर्म है, उसको भी पैन कार्ड अलग से मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को पैन कार्ड नहीं मिलता, जो इंडिविजुअल बंदा है जो बिजनेस करता है इंडिविजुअल नाम से, सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस करता है उसको कोई अलग से पैन कार्ड नहीं मिलता, फर्म के नाम से नहीं मिलता। उसका ही पैन कार्ड वो बिजनेस का पैन कार्ड माना जाएगा। चाहे वो कोई भी रिटर्न फाइल करेगा उसी में ही वही रिटर्न को कोड करके ही फाइल करेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का भी रिटर्न जाएगा
और जो भी पार्टनर्स है ना उसका भी इंडिविजुअल फर्म का रिटर्न जाएगा। सपोज करो एक फर्म में 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर अपना अपना पर्सनल पैन के थ्रू अपना रिटर्न तो फाइल करेगा ही, प्लस पार्टनरशिप का जो फर्म है उसको जो अलग से पैन दिया है उसका भी रिटर्न फाइल करेगा। मैंडेटरी है, नहीं तो नोटिस आ जाएगा। ठीक है, पेनल्टी भी है, फाइन भी है, बहुत कुछ है। ठीक है, अब क्या करना है, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले क्या देखना है, एबीसी इंटरप्राइजेस पार्टनरशिप फर्म है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो चल रहा है। इसमें नॉर्मल प्रोविजन इनकम टैक्स में उसकी टोटल कैलकुलेशन आया 8,40,000 रुपये। इनकम टैक्स में नॉर्मल प्रोविजन में इसकी टैक्स लाइबिलिटी आया, देखो यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ना, टोटल इनकम बोल रहा है या टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा है, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा है, टोटल इनकम नहीं बोल रहा है। कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो अगर आपको देखना है कि ये टैक्स लाइबिलिटी है तो टैक्स लाइबिलिटी मतलब फाइनल कैलकुलेशन हो चुकी है जी, हमने कुछ नहीं करना, फाइनल कैलकुलेशन ऑलरेडी डन। और अगर बोलता है कि ना टैक्सेबल इनकम, देन यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल दिया टैक्स लाइबिलिटी, मतलब आपका टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम से टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो चुका है, आपने कुछ नहीं करना। कितना बोल रहा है, 8,40,000। 8,40,000 नॉर्मल प्रोविजन में इसकी टैक्स लाइबिलिटी बनी। और उसके बाद एएमटी प्रोविजन जो है उसका भी एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट हो गया जी। यहाँ पे देखो उनका ना टोटल एडजस्टेड जो टोटल इनकम था, एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट होके 10 लाख की इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई है। देखो टैक्स लाइबिलिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ एएमटी 10 लाख। अब कौन सा पेमेंट करना पड़ेगा, विल बी, अच्छा सबसे पहले तो ये समझ लो, क्या ये जो 8,40,000 है और ये 10 लाख जो है, अब ज़्यादा कौन सा है, तो एएमटी है, तो हम तो एएमटी पे करेंगे ना। तो एएमटी जो पे करेंगे, क्या हमें इसकी क्रेडिट मिलेगी, 1,60,000 की क्रेडिट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आपको कल भी बताया था मैट में भी क्रेडिट मिलता है, एएमटी में भी क्रेडिट मिलता है। तो आप 8,40,000 की आपकी एक्चुअल प्रोविज़न जो नॉर्मल प्रोविज़न है उसके थ्रू आपकी टैक्स लाइबिलिटी 8,40,000 बना। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आप एएमटी भी कैलकुलेट करो। अगर आपकी 20 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम है, एडजस्टेड टोटल इनकम है, तो आप एएमटी भी कैलकुलेट करके ना आपको इस 2 प्रोविज़न के अंदर जो हायर होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो सपोज करो उसका टैक्स 20 लाख से ऊपर एडजस्टेड टोटल इनकम है, तभी तो टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख हुआ, नहीं तो 10 लाख रुपया टैक्स लाइबिलिटी ऐसे कैसे बन जाएगा भाई। किसी का 20 लाख रुपये से एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होगा तो ही 10 लाख की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी। तो 20 लाख, एक पार्टनरशिप फर्म है उसकी जो टोटल इनकम है ना वो कुछ ज़्यादा ही है, 40 लाख हो सकता है, 40 लाख या 50 लाख हो गया। एडजस्टेड टोटल इनकम सारे डिडक्शन करने के बाद जो इनकम आया उसको फिर से जोड़ लेना, तब जाके एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा। जब एडजस्टेड टोटल इनकम आया तो टैक्स कंप्यूटेशन आ गई एज पर प्रोविजन ऑफ द एएमटी रेट। टैक्स कैलकुलेट कितना, 18.5% सपोज करो है या 15% है, आपने कैलकुलेट करके निकाला कितना, 10 लाख रुपये आपकी लाइबिलिटी बनी। तो 10 लाख रुपये लाइबिलिटी जो बनी है ये आपका एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे निकला है, और जो 8,40,000 निकला तो वो नॉर्मल प्रोविजन पे निकला है। तो आपको देना कौन सा है, गवर्नमेंट बोला है देखो देना तो आपको दोनों में से जो ज़्यादा है ना आपको वही देना है। अगर आपकी 20 लाख एडजस्टेड टोटल इनकम था, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख से नीचे है तब तो आपको एएमटी काउंट करने की जरूरत नहीं है, एएमटी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नॉर्मल प्रोविजन में भी जो टैक्स है वो दे दो। लेकिन बहुत सारे एग्जम्पशन डिडक्शन है ना, इसीलिए बड़े प्लेयर को थोड़ा सा बड़े प्लेयर को पकड़ लिए। वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी इनकम थोड़ी सी भी बढ़ गई, 20 लाख से ऊपर एडजस्टेड टोटल इनकम क्रॉस कर गया, टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख आया तो बड़ा ही होगा। तो आप ना एएमटी कैलकुलेट कर लो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करो लाइबिलिटी, और दूसरा वो कैलकुलेट करो जो आपका नॉर्मल प्रोविजन से है। अब जो भी आपकी लाइबिलिटी हायर है ना दोनों में से, उसके बीच में जो हायर बनता है वो दे दो। अब अगर आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपका हायर लाइबिलिटी बनी तो वो दे दो, लेकिन आप जो जितना एक्स्ट्रा दे रहे हो ना नॉर्मल प्रोविजन से, आपका ऑल्टरनेट जो मिनिमम टैक्स है एएमटी, जो उसका डिफरेंस है ना वो आपको डिफरेंस आपको अगले साल में आपको क्रेडिट मिल जाएगी। सपोज करो यहाँ पे क्या बोला, 8,40,000 नॉर्मल प्रोविजन में आपकी लाइबिलिटी बनती है, टैक्स लाइबिलिटी बनती है 8,40,000। अब एएमटी जो है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 10 लाख रुपया। तो डिफरेंस कितना हो गया जी, 1,60,000 रुपया। अभी 1,60,000 गवर्नमेंट बोल रहा है मैंने आपसे इस साल में ले लिया, अगले साल में एडजस्ट कर लेना, डोंट वरी, ले लो आप अगले साल में, आपका बैंक में पड़ा हुआ है सोच लो। गवर्नमेंट बोल रही है हमारे आपके खाते में ही है, आप
जब नेक्स्ट टाइम की आप असेसमेंट ईयर में बैलेंस शीट फाइल करोगे, आप कंप्यूटेशन करके हमें बता दो। अगर आपके कोई फिर से क्रेडिट आपका कोई अगर एडजस्ट करना है तो क्रेडिट को एडजस्ट करके जो पेमेंट बनता है आप दे दो। आप देखते हैं क्वेश्चंस में क्या करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला, ये नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर पेइंग एएमटी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम क्रेडिट ऑफ एएमटी पेड इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। बस इतना ध्यान रखो, जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है एएमटी के प्रोविजन में नॉन कॉर्पोरेट बोलते हैं। कॉर्पोरेट मतलब ये कंपनी वाले जो है ना वो कॉर्पोरेट में आते हैं। नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो अदर देन कंपनी है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट भी समझ लो, ये बार बार आपको आएगी और वो कंफ्यूज मत होना। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, जो नॉन कॉर्पोरेट है वो कंपनीज में, कंपनीज नहीं, नॉन कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज नहीं है, बाकी सब नॉन कॉर्पोरेट है। तो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर की जो टैक्स एएमटी है वो आपकी क्रेडिट जो है ना, एक्सेस क्रेडिट एएमटी पेड जो किया, एक्सेस जो आपने पे किया, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन से ज़्यादा जो आपने पेमेंट कर दिया वो आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो देखो जी आपने कितना पे किया, अंडर द नॉर्मल प्रोविजन योर टैक्स लाइबिलिटी वाज 8,40,000 और आपने एएमटी के थ्रू कितना पे किया 10 लाख। तो आपकी व्हिच इज हायर देन नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी से हायर आपने पे कर दिया। हैंस द फर्म हैज़ टू पे 10 लाख। आपको दोनों में से हायर पे करना है क्योंकि आपने कैलकुलेट कर दिया। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और एएमटी हमेशा अगर हायर होता है तो वही पे करना है। और अगर नॉर्मल टैक्स प्रोविजन हायर आ जाता है एएमटी से ज़्यादा या मैट से ज़्यादा, अगर नॉर्मल प्रोविजन की टैक्स आती है वो देना, मतलब जो भी दोनों में से बड़ा होगा ना अमाउंट उसको पे करना है। और अगर एएमटी या मैट अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आपको नेक्स्ट ईयर में वो आपको मैट क्रेडिट एडजस्ट मिल जाएगा। अगर टैक्स कंप्यूटेशन करोगे, अगर आपकी कुछ बैलेंस बचा है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो चलो उसको देख लेते हैं। आप क्या बोल रहा है, आपने ना एक साल में 8,40,000 और 10 लाख, तो टोटल आपने 1,60,000 एक्सेस दे दिया इस साल में। अब नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे, आप एएमटी क्रेडिट 1,60,000 ले सकते हो, लेकिन 1,60,000 के एक साथ ले सकते हो। देखो यहाँ पे भी आपका ना कैच है, आप सोचो कि 1,60,000 एकदम से एडजस्ट कर लूँ, नहीं कर सकते हो ऐसे। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ना आपको टैक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर जो कमिंग ईयर है ना उसका आपको असेसमेंट ईयर का टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइबिलिटी कितनी है, कितनी बनती है। सपोज करो अगले साल जो कमिंग ईयर आएगी, जो कमिंग असेसमेंट ईयर आएगी, उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी फिर से बन गया, सोच लो इनकम टैक्स प्रोविजन में 18,40,000 और नॉर्मल जो एएमटी प्रोविजन जो है उसमें बन गया 18 लाख। अब फिर से क्या बोला मैंने आपको, बोला ना कहीं कहीं आपको इनकम टैक्स एक्ट में भी ज़्यादा बन सकता है, नॉर्मल प्रोविजन में आपका ज़्यादा बन सकता है और एएमटी में कम बन सकता है। तो इस केस में देख लो टैक्स लाइबिलिटी एबीसी एंटरप्राइजेस पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना। अब देखो ये फर्म है एबीसी एंटरप्राइजेस, यहाँ पता चल रहा है कि पार्टनरशिप है प्रोप्राइटरशिप है, पता नहीं चल रहा है। अब या तो आपके पास पैन कार्ड होता तो पता लग जाता है ना, अगर सिंगल खाली पैन कार्ड होता किसी के नाम से, वो बोलता मेरा यही पैन है एबीसी एंटरप्राइजेस के नाम, तो उसको पूछने की जरूरत नहीं, सोल प्रोप्राइटर है। अगर पार्टनरशिप होता तो पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड देता ना, उसमें साफ साफ लिखा रहता है एबीसी एंटरप्राइजेस, तो वो पार्टनरशिप है। तो चलो जी कोई बात नहीं, ये तो मुद्दा हो गया एबीसी एंटरप्राइजेस है फर्म का, इन्होंने लिख के दिया पार्टनरशिप फर्म है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके पास पैन नंबर तो है नहीं, ना ही पैन का फोटोकॉपी है, तो आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है, 18,40,000 तो इनकम टैक्स एक्ट पे आपका टोटल आपका टैक्स लाइबिलिटी बन गई, ठीक है ना। टैक्स लाइबिलिटी देख लो, द टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितना बड़ी 18,40,000 और जो मैट कैलकुलेशन करके आया ना उस पर आपके 18 लाख बना, तब आपको देना कौन सा 18,40,000। लेकिन गवर्नमेंट अब देखो क्या आपको कैश दिया 18,40,000, जब आप दोगे ना तो ये जो 18 लाख से 18,40,000 दे रहे हो तो आपको एक्सेस 40,000 रुपये दे रहे हो ना एएमटी से नॉर्मल प्रोविजन में, ये 40,000 रुपये ना आप एडजस्ट कर सकते हो। इट हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड एएमटी क्रेडिट 1,60,000, कैन द फर्म एडजस्ट AMT credit EPS, then how much tax liability of the firm after adjustment of AMT credit। देखो अगर आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे 19,60,000 होता, ध्यान से सुनना, ये सपोज करो 19,60,000 होता, यहाँ पे ना 19,60,000 होता, एक बार कैलकुलेशन को करेक्ट इसमें मैं अमेंड कर रहा हूँ, 19,60,000 होता, तब देखो आपकी लाइबिलिटी कितनी बनी 18,40,000 AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में बना और नॉर्मल प्रोविजन में बना 19,60,000।
अब देखो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 19,60,000 और 18 हायर ऑफ द टू। ये हायर ऑफ द टू तो आपको ये पेमेंट करनी है, 19,60,000 नॉर्मल प्रोविजन जो बन रहा है वही पेमेंट करनी है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके कितना आया, ठीक 1,60,000 रुपये हमारे पास डिफरेंस आ गया, 1,60,000। अब हमें 1,60,000 फिर से पेमेंट करना पड़ेगा एक्सेस, लेकिन अभी हमें पेमेंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ना 1,60,000 प्रीवियस जो है टैक्स क्रेडिट था, हमारे पास AMT क्रेडिट था, तो हम पूरा एडजस्ट कर देंगे, ये एडजस्ट कर देंगे और 18 लाख रुपए कैश पे कर देंगे। तो 18 कैश पे कर देंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट, और 18 लाख जो है 18 लाख ये हम कैश पेमेंट कर देंगे। कैश मतलब बैंक के थ्रू, ठीक है ना, कैश का मतलब यही है कि हम बैंक के थ्रू अपने पेमेंट कर देंगे। तो आपका 19,60,000 रुपये पे हो गया। लेकिन अगर इसी केस में अगर आपका सपोज करो ये 18,40,000 होता, दूसरा सिनेरियो देख लो, ये समझना आपको बहुत ज़रूरत है। सपोज करो ये 18,40,000 होता, तो आप कितना एडजस्ट करोगे। देखो 18,40,000 तो हाईएस्ट अमाउंट आपको देना है, इससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना। और 18,000 AMT में आया, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, 18,000 तो ये तो देना ही देना था आपको AMT में, लेकिन इनकम टैक्स में भी 18,40,000 आपका कैलकुलेट हो गया आएगा, तो ये तो देना ही है हायर ऑफ द टू। तो आप कितना दे रहे हो, 18 तो कैलकुलेट करना था, 18,40,000 तो 40,000 तो एक्सेस दे रहे हो ना AMT से। तो जो एक्सेस दे रहे हो ना वो आप आपका मैट क्रेडिट से कैलकुलेट करके आप एडजस्ट कर लो। तो 1,60 पहले मेरे पास था बैलेंस, 1,60 में से माइनस कर लो 40, ये एडजस्ट कर लो, बाकी का आपका 1,20 रह गया मैट क्रेडिट। ये आप अगले साल एडजस्ट कर सकते हो, इस साल में नहीं। आप ये मत समझना कि पूरी की पूरी मैं 1,60 माइनस करके पेमेंट कर दूं, 18,40,000 को 18,40,000 में से 1,60 माइनस कर दूं और पेमेंट कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी 18,40,000 जो है आपका ना लाइबिलिटी है, और मैट क्रेडिट कितना है, 1,60,000 प्रीवियस मैट क्रेडिट है। अगर आप सोचोगे कि मैं ये माइनस करके पेमेंट कर दूं तो दैट इज़ नॉट परमिसेबल, दैट इज़ नॉट परमिसेबल। तो आपको कितना करना पड़ेगा, आपकी दोनों की लाइबिलिटी देखनी पड़ेगी। कितना था, पहले आप देख लो, नॉर्मल प्रोविजन में था आपका 18,40,000 और आपका AMT देख लो, AMT भी था 18 लाख, ठीक है ना। अब दोनों का डिफरेंस कितना निकला, दोनों का डिफरेंस निकला ओनली 40,000। तो आप 40,000 मैट क्रेडिट आप एडजस्टमेंट कर लो पुराने मैट क्रेडिट से, बस इससे एडजस्ट करके आपका बैलेंस कितना रह जाएगा, आपका बैलेंस रह जाएगा 120 कैरी फॉरवर्ड, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है जी। अब यहाँ तक समझ गए। तो मैट का कैलकुलेशन क्या होता है, मैट होता है मैट कंपनीज के लिए, मैट स्टैंड्स फॉर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और AMT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। देखो मैट MCQ आता है, मैट स्टैंड्स फॉर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, बाकी सब बेकार है, मिनिमम अलाउड टैक्स, मिनिमम एप्लीकेबल टैक्स, मिनिमम एडजस्टेबल टैक्स, करेक्ट कुछ नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। और AMT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, दिस वन अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, बाकी सब बेकार है, अलाउड मिनिमम, एडजस्टेबल मिनिमम, एप्लीकेबल में, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे चीज़ें लाया। तो आपको क्या करना, ये सब रॉन्ग आंसर है, आपका एक्चुअल आंसर है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो मैट तो हो गया आपका कंपनीज के लिए, और AMT हो गया आपका ओनली नॉन कॉर्पोरेट के लिए, जो कॉर्पोरेट नहीं है। कॉर्पोरेट कौन